ऑनलाइन आप लोग सुन लीजिए, बार बार हम लोग मैसेज नहीं डालेंगे, आप लोग समय पर जैसे ही लिंक ओपन हो जाता है आप लोग जुड़ जाना भाई। ये क्लास स्टार्ट हो गए, वो क्लास स्टार्ट हो गई, ये ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, खुद की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, सुन पा रहे हैं? जैसे टाइम हुआ 5-10 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, आपको उस समय चेक कर लेना है कि लिंक क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। कोशिश यही रहेगा कि हम लोग मैसेज डाल देंगे, पर अगर नहीं डाले तो आपको समझ जाना है कि उस टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए साइंस पढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए आप लोग का यही शेड्यूल चलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे अग्निवीर वाले, है ना। पहला क्लास चलेगा जीके, दूसरा क्लास चलेगा मैथ्स, और तीसरा क्लास चलेगा साइंस। यही 3 आपको करने हैं, है ना। मैथ्स जब खत्म होगा आपका रीजनिंग होगा। 30 के 30 दिन हम पूरा साइंस पढ़ेंगे, 30 के 30 दिन हम पूरा जीके पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे। एक भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा चीज, आपका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो आपको लिंक में ही जाना है। ठीक है, आपको डेली लिंक में जाना है, आप लोगों को भी टेस्ट वो देना है। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन टेस्ट होगा और सभी को वो टेस्ट देना है। क्लियर है ना। क्योंकि देखो ऑनलाइन मोड में होगा तो प्रैक्टिस भी आपका ऑनलाइन ही होगा। क्लियर, उसके आंसर आपको वहीं पता चल जाएंगे, सभी चीजें वहीं पता चल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। कहाँ है, मार्कर ही नहीं है। वर्षा मार्कर ले गए हो क्या? आ जाओ आ जाओ, टाइम नहीं है भाई, जल्दी आओ। जिनको फास्ट रिवीजन करना है पूरे जीके का तो 7:30 आ सकते हैं। ठीक है, इतनी छूट दे सकता हूं मैं। फास्ट रिवीजन 1 मंथ में सभी सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग, है ना, साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जनरल साइंस में आपके यही 3 आते हैं। जनरल साइंस में ध्यान में रखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं तो और क्या आ जाता है आपका, पर्यावरण भी आता है और एक आता है टेक्नोलॉजी भी आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मैडम ऑफिस नंबर में फोन कीजिए, मैं क्लास में हूं। बोलिए। अच्छा लिफ्ट में फंस गए, चलिए ओके ओके ओके। सर विजय सर, लिफ्ट में फंस गए कुछ लोग, देखिए तो। आप एक बार चले जाओ ना वहां से, थोड़ा सा अंदर से खींचने बोलना, खुल जाता है अंदर से। हेलो, मेरे स्टूडेंट लोग लिफ्ट में फंस गए, खोलना जी। अरे 2 मिनट हो गया है, 3 मिनट देख, ज्यादा मत कर फिर। नहीं पता, मैं क्लास में होगी। चलिए, तो सब सीढ़ी का यूज करेंगे कल से। सामने से सीढ़ी आती है, घूम के ऐसे आना है, मैं एरो डलवा दूंगा। पुराने लोग तो जान रहे होंगे, आप लोग सीढ़ी का यूज, आप लोग तो अग्निवीर वाले हो यार, योद्धा हो आप लोग, ऐसे ही चढ़ जाओगे सीढ़ी। जब इतना दौड़ लिए हो तो कितना किलोमीटर दौड़े हो? 1600 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर। कैसे खुल गया? मेरे कल, चलिए बैठ जाइए, हटाओ जी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को 10 दिन में खत्म करेंगे, 10 दिन में फिजिक्स, 10 दिन में बायोलॉजी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन। थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मैनेज कर लेना भाई, है ना। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, जहां नहीं समझ में आएगा थोड़ा गूगल बाबा भी सहायता ले लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पदार्थ की अवस्था। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या? पदार्थ की अवस्था। अवस्था मतलब स्टेट, अवस्था मतलब क्या? स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ध्यान में रखेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो कितने स्टेट के होते हैं? मैटर के कितने स्टेट है? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, मैटर के
स्टेट है पदार्थ की कितनी अवस्था है? ऑप्शन दिया मैंने, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, 1 अवस्था। 3 अवस्था है, सॉलिड, है लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 5 अवस्था। जमाना गया भैया, है ना। 3 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो सामान्य सभी जानते हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है हिंदी में, नहीं है ना। ठोस, द्रव्य और गैस, मुझे भी थोड़ा सटपटा लग रहा है हिंदी में, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, इतना आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। चलिए, ठीक। अब देखिए 2 अवस्था और कौन कौन सी है? 2 अवस्था और कौन कौन सी है? एक है क्या आपका प्लाज्मा। एक अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। एक अवस्था क्या है? बीईसी। एक अवस्था क्या है? बीईसी, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये एक अवस्था नया खोज हुआ है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सत्येंद्र नाथ बोस जो भारत के क्या है? वैज्ञानिक है, ध्यान में रखेंगे। किसने, है ना। तो पूछा जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इनके द्वारा खोज किया गया है 2011 में, ध्यान में रखेंगे। 2011 में सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। आप लोग को इससे रिलेटेड मैं कुछ नोट्स भेज दूंगा, ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। ध्यान में रखना, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इससे ये आपकी हो जाएगी क्या? 5वीं अवस्था। ये क्या हो जाएगी? 5वीं अवस्था हो जाएगी, याद रहेगा। किसने खोज किया है? सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके बारे में खोज किया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, क्या जानते हैं इसके बारे में? कुछ जानते हैं इसके बारे में? अरे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जी। 2001, 2001 है इसका, 2011 नहीं है, 2001 है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी? क्या बताएंगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की 4थी अवस्था कौन है? प्रश्न बनेगा तो आपका यही बनेगा और नहीं बनेगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखेगा, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जब, है ना, एक गैसी और लिक्विड दोनों की बीच की अवस्था होती है। वैसे ही जब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की अवस्थाओं का जब मिश्रण होता है तो वो बीईसी बनता है। आयंस का खेल है, सब में आयंस का खेल है, मैं उतना डीप में यहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए, एक मैं प्रश्न करता हूं, क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा अणु समझते हो? अणु, परमाणु। जी एक सर। होता है बोलते हैं मॉलिक्यूल, अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। और एक होता है परमाणु, परमाणु इसको बोलते हैं क्या? एटम, ठीक है। मुझे बताइएगा कौन स्वतंत्र अवस्था में मिलता है? अणु मिलता है कि परमाणु मिलता है? परमाणु। परमाणु में दोनों में अंतर क्या है? ये स्वतंत्र रूप में रहता है, ये स्वतंत्र नहीं रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, ध्यान में रखेंगे, है ना। अब पूछेगा आपको रिएक्शन, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। जैसे अगर मैंने बोला H प्लस, है ना, H2 प्लस O, ये बना क्या? H2O। ये क्या हुआ? एक रिएक्शन है। ये क्या है? एक रिएक्शन है। मुझे बताइए इसमें कौन भागीदारी ले रहा है? अणु ले रहा है कि परमाणु ले रहा है? कौन ले रहा है? अणु ले रहा है कि परमाणु ले रहा है? जो स्वतंत्र होगा वही लेगा भाग, ध्यान में रखना। जो स्वतंत्र होगा वही भाग लेगा। इसका मतलब अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है ना, एटम भाग लेता है, ठीक है। एटम क्या है? सब तत्व का सबसे छोटा कण। दोनों ही तत्व का सबसे छोटा कण है। दोनों को ही क्या बोलते हैं हम लोग? तत्व का सबसे छोटा कण, एलिमेंट का जो सबसे लोवेस्ट है ना पार्टिकल्स है, उसको बोलते हैं सबसे छोटा कण। और यही स्वतंत्र अवस्था में रहता है और यही अभिक्रिया में भाग लेता है। तो एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे। अणु क्या होता है? अणु रिएक्शन में भाग लेता है क्या? नहीं लेता। परमाणु, परमाणु को आकृति
है ना, शब्द को पकड़ना है। परमाणु में बड़ा शब्द है और ये बड़ा है इसलिए रिएक्शन में भाग लेगा, ऐसे याद रख सकते हो। क्यों लेगा? क्योंकि ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में। अगर भाई स्वतंत्र नहीं रहेगा तो मेल खाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा ना, सिंपल सी बात है। ये मैंने दो लिखा, दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों को मिलाऊंगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्वतंत्र रहेगा तभी एक दूसरे से जाकर वो टकराएंगे और उसमें जाकर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आप याद रखेगा। ठीक, क्लियर? ठीक है। अब मुझे बताइए, जब है ना सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें है ना मैं बात करता हूं किसके अणु सबसे नजदीक होते हैं, किसके अणु सबसे पास पास होते हैं, बता सकते हैं? सॉलिड के होते हैं, लिक्विड के होते हैं कि गैस के होते हैं? इसमें बस कुछ याद नहीं रखना है, चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था बस इतना ही याद रख के छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बताइए किसके अणु पास पास होते हैं? सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड का सबसे अगर बोलेंगे तो अणु है ना, सॉलिड के अणु क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होता है, पास पास में होते हैं। उसके बाद इसका और इसके अणु तो पूरा फैला रहता है। कारण कारण तो याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ध्यान में रखना। हिंदी में बोलेंगे क्या, आंतरिक आणविक बल, आंतरिक आणविक बल, ध्यान में रखेंगे, आंतरिक आणविक बल। अगर मैं बोलूंगा जैसे सिंपल सी बात है, सॉलिड है ये क्या है, सॉलिड है। पानी को ले लीजिए, लिक्विड, और यहां क्या है, गैस है, यहां क्या है, गैस है। समझ में आ रहा है? मुझे एक चीज बताइएगा, सबसे पास पास में रहेगा, जब जुड़ा रहेगा पास पास में रहेगा अणु, है ना, अणु आपस में किससे जुड़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़ा रहता है। याद रखना है पहला चीज, जिसके कारण से वो क्या रहते हैं, ऐसे दिखते हैं। लिक्विड फैल जाता है, लिक्विड क्या हो जाता है, फैल जाता है। और गैस तो, गैस की तो कोई सीमा नहीं है, जहां जगह मिला वहां फैल जाएगा वो। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो आपको पूछेगा सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका होगा, सॉलिड का होगा। फिर तो आपको यही बनाना है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉलिड का होगा, लिक्विड का होगा, फिर किसका होगा, गैस का होगा। ठीक है, मास है ना, डेंसिटी समझते हो? डेंसिटी क्या होता है, फार्मूला, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व। ठीक है, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। ध्यान में रखेंगे, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसी का डेंसिटी ज्यादा होगा। और डेंसिटी का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इंग्लिश में बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम। तो आपको पूछेगा सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है, सॉलिड का है, लिक्विड का है कि गैस का है, सॉलिड का है, लिक्विड का है, गैस का है। ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे ज्यादा द्रव्यमान जिसका होगा उसी का सबसे ज्यादा क्या होगा, डेंसिटी होगा। तो अगर मैं पूछूंगा द्रव्यमान, तीनों में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, सॉलिड का है कि लिक्विड का है कि गैस का है? तो भैया अगर ये फार्मूला से अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। यूनिट क्या होगा डेंसिटी का, यूनिट क्या होगा, यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या बोलता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। तो 3 डायमेंशन आएंगे इसमें, इसलिए क्यूब लगा है ना। द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान मतलब मास, भार, किसी भी चीज का जो भार होता है वही द्रव्यमान होता है। ध्यान में रखेगा, तो जो अणु का भार होता है, छोटे छोटे जो अणु होते हैं उसके जो भार होते हैं वही किसको डिसाइड करते हैं, डेंसिटी को डिसाइड करते। तो मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा अणु की मात्रा किस में होगा, सॉलिड में होगा, क्योंकि अणु क्या है, आस पास में है। जैसे मैं बोलूंगा ये बॉक्स लिया तो ये है, ऐसे है, ये देखिए ये एक छोटा सा, इतना बना रहा हूं ऐसे में तो पूरे घंटों लग जाएंगे। ये है आपके क्या, सॉलिड। लिक्विड में क्या होंगे, लिक्विड में इस प्रकार से होंगे। गैस का तो पूछो ही मत, ऐसे रहेंगे अणु। समझ में आ गया? तो अणु की मात्रा किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, इसी का ज्यादा होगा। ठीक है, आयतन किसका फिक्स होगा, आयतन निश्चित आयतन किसका होगा, सॉलिड का होगा और लिक्विड का होगा। गैस का कोई फिक्स आयतन नहीं होता है।
ध्यान में रखेंगे, निश्चित आयतन किसका किसका होता है, सॉलिड और लिक्विड का निश्चित आयतन होता है। ठीक है, आकार अगर मैं बोलूंगा लिक्विड का, अगर मैं बोलूंगा लिक्विड का, तो लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता है, पर आयतन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे मैं लिक्विड पानी है, पानी का आयतन जो होगा उतना ही होगा, चाहे मैं गिलास में भरूं चाहे मग में भरूं, पर वो क्या है, आकार बदल लेता है। गिलास में भरूंगा तो ऊंचाई तक जाएगा, मग में डालूंगा तो चौड़ाई में आ जाएगा, तो आकार क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ध्यान में रखेंगे, है ना। और गैस का न तो आयतन फिक्स होता है न ही आकार। ध्यान में रखेंगे, गैस का क्या है, न तो आयतन फिक्स होता है न ही क्या, आकार, दोनों ही निश्चित नहीं होते। गुब्बारे में भरोगे तो गुब्बारे में चले जाएगा, है ना, और किसी और चीज में भरोगे तो उसको उसी आकृति में वो ढल जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है कुछ, आ रहा है ना। चलिए नोट कर लीजिए, तो प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, मैं डायरेक्ट प्रश्न पे आया हूं, है ना, तो आपके प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अणु है, अणु से ही क्या पता चल रहा है, द्रव्यमान। अणु से क्या पता चल रहा है, द्रव्यमान। और अणु कैसे है, पास पास में है, अणु कैसे है, पास पास में, तो द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना, है ना। द्रव्यमान ज्यादा है तो पास पास में क्यों है, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है। द्रव्यमान ज्यादा है तो फॉर्मूला से देखिए, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, पूछा जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस निम्न में से किसका आयतन निश्चित नहीं होता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, गैस। ठीक है, आयतन निश्चित नहीं होता है। निम्न में से सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, किसका होता है, सॉलिड का होता है। चलिए ठीक है, इसको है ना नोट कर लीजिए। विसरण, विसरण समझते हो, मिटा दूं ऊपर को। विसरण, विसरण मतलब डिफ्यूजन, विसरण का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, डिफ्यूजन समझते हो, एक चीज का दूसरे चीज में मिल जाना, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। एक चीज का दूसरे चीज में मिल जाना। अगर जैसे कि मैं इन जनरल बोलूं, है ना, जैसे मैं अगर मैं एक चीज बोलूं, क्या मैं मोबाइल, है ना, देखिए ये ब्लू मार्कर है और एक रेड मार्कर है, क्या मैं इसको डिफ्यूज कर सकता हूं, मिला सकता हूं, ये तो मुझे अलग दिख रहा है जी, एक रेड है एक ब्लू है, पता चल रहा है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला दूं, पहचान लोगे, पहचान लोगे, नहीं पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे ना, तो है ना। दूसरा चीज लिक्विड, पानी और दूध को मिलाया तो भी नहीं पहचान पाओगे, है ना, पर वही लाल पानी और पीला पानी को मिलाओगे तो कहीं ना कहीं अलग कलर बन जाएगा, कलर अलग बनेगा, कहीं ना कहीं नेचर क्या होगा उसका, बदलेगा। इसका मतलब आपको पूछेगा डिफ्यूजन, कहीं ना कहीं उसमें पहचान आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो पीला कलर भी नहीं बना है, और जैसे आप समझिएगा ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, दोनों आपस में मिलेंगे तो भी आप पहचान जाएंगे इसको, ध्यान में रखेंगे। ये लिक्विड है, मैंने, ये पानी है, पानी में मैंने क्या मिला दिया, पानी में मैंने तेल मिला दिया, पानी में मैंने तेल मिला दिया, मिल तो गया है, अलग कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, मिल तो गया है पर पहचान जरूर जाओगे, जाओगे ना कि इसमें पानी और तेल मिला हुआ है। पर अगर इसको आपने जोड़ दिया तो निकाल भी तो सकते हैं, पर इसको अलग कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें मैं ऑक्सीजन डाल दिया, न तो पहचान पाओगे न तो अलग कर पाओगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका होगा, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका होगा, गैस का होगा, है ना। उसके बाद किसका होगा, लिक्विड का होगा, फिर किसका होगा, सॉलिड का होगा। समझ में आया, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है, और सॉलिड तो डिफ्यूज होता ही नहीं है, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है।
ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। डिफ्यूजन उसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, विसरण। ठीक है, चलिए आ रहा है, कुछ दिमाग में घुस रहा है। पढ़ने का देखो, पढ़ेंगे इसी को, पर तरीका अलग होना चाहिए। अगर मेरा स्टेटस देखोगे तो मैंने एक चीज डाला है, क्या, अगर इंसान को सफलता पानी है तो इरादे नहीं, क्या बदलना चाहिए, तरीके बदलना चाहिए। ठीक है, इरादा कभी नहीं बदलना है, इरादा वही रहेगा, तरीका अपना अलग कर लो भैया। ठीक है बिटाओ, चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, क्या सॉलिड गैस में बदल सकता है, क्या सॉलिड गैस में बदल सकता है? जी सर। जी सर, गैस बदल सकते हैं सर। बदल सकता है। सर क्या बोली? बदल सकता है, अरे भैया जल को ले लो, जल को बस लो, जल को जी क्या बना सर। सकते हो आप, गैस भी बना सकते हो और बर्फ भी बना सकते हो, बना सकते हो ना। तो कहने का मतलब है पदार्थ की अंतः क्रिया, पदार्थ की अंतः क्रिया, पदार्थ की अंतः क्रिया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, आंतरिक प्रोसेस, है ना। हाँ, इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस मतलब उनके बीच क्या प्रोसेस हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा यहां से बहुत प्रश्न बनता है ना, ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आपको मिलेगा तो सॉलिड और लिक्विड गैस में इन्हीं चीज से मिलेगा। ये सॉलिड है, ये ठोस है, ठीक है, ये मैंने आपका बना दिया क्या, लिक्विड, ये मैंने क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया और द्रव। ठीक है, ये है आपका क्या, गैस, ये है आपका गैस। ठीक है, चलिए अगर मैं किसी चीज को, बस एग्जांपल से पानी को याद रखो, अभी ये क्या है, बर्फ है, ये क्या है, बर्फ है, बर्फ है मतलब क्या है, सॉलिड है ना। बर्फ को क्या बोलते हैं, बर्फ को क्या बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना भैया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोला जाता है, बर्फ को बोला जाता है। तो लोग बड़े चाव से जो बर्फ खाते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्यों, आप लोग सुने होंगे बर्फ गर्मी करता है, बर्फ क्या करता है, गर्मी करता है। आप ये भी जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है। जो हमारा टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जन होगा, ज्यादा लोग बैठेंगे तो शरीर से क्या निकलता है जी, CO2 ही तो निकलता है शरीर से। अगर CO2 निकल रहा है मतलब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। बर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए खाने से शरीर को गर्म करता है, ठंडा नहीं करता। लोग क्या सोचते हैं ठंडा कर रहा है, नेचर ठंडा है पर शरीर को वो ठंडकता नहीं देती है, वो शरीर को गर्मी करती, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा बर्फ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ठोस कर, बड़े चाव से खाए पड़े हैं, पर 98% लोगों को पता भी नहीं होगा भारत के कि ये क्या है, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को खा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो बर्फ एक सॉलिड है। अब अगर मैं इसे क्या करूंगा तो ये द्रव बनेगा, क्या करूंगा, पिघलाऊंगा, क्या करूंगा, अगर मुझे सॉलिड को द्रव में बदलना है तो क्या करूंगा अब जी, इसी को क्या बोलते हैं, पिघलाना, इसी को क्या बोलते हैं, पिघलाना। इन हिंदी में, हाँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेल्ट करना, मेल्टिंग, ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये लिक्विड बन गया, अब लिक्विड से मैं क्या बनाया, ये द्रव बन गया, बर्फ क्या बन गया, जल बन गया। अब है ना, इसको मैंने गर्म किया ना, गर्म किया तब ये पिघला है। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, जल को, जल बन गया, अब जल को फिर से क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, जल को क्या कर रहा हूं, फिर से गर्म कर रहा हूं।
अगर मैंने गर्म किया तो क्या बनेगा? वाष्प। वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? वाष्प। वाष्प बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। तो इसी को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कहते हैं। समझ में आया? यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब देखिए, अगर ये लिक्विड है, लिक्विड है मतलब जल है, अगर मैं जल को ठंडा करूंगा तो क्या बनेगा? जल को मैं ठंडा करूंगा तब क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। फ्रिज में जल को रखते हो तो बर्फ बन जाता है ना? मतलब क्या हो रहा है? ये बर्फ मतलब क्या हो रहा है? जम रहा जमना। है। जमना बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हिमांक या हिमानीकरण। क्या बोलते हैं? हिमांक या हिमानीकरण। तो इसको बोलते हैं जमना, या फिर बोलते हैं क्या? हिमांक, या फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? हिमानीकरण। क्या बोलते हैं? हिमानीकरण कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे इसको फ्रीजिंग करना। फ्रीज बोलते हैं ना, फ्रीजिंग करना। ठीक है, तो प्रोसेस को याद रखना है। अगर जल से क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तब क्या कहलाएगा? वो फ्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है। यही अगर गैस से क्या बन गया? गैस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। जैसे कि ये वाष्प है, अगर मैं वाष्प को क्या करूंगा? ठंडा करूंगा। वाष्प को अगर मैं क्या करूंगा? ठंडा करूंगा, तब क्या बनेगा? ये जल बन जाएगा। कुकर में बनता है, ऊपर में पानी आ जाता है ना? वेपर ही क्या बनता है? लिक्विड फॉर्म में बनता है। वेपर बोलते हैं इंग्लिश में गैस को, है ना? तो ध्यान में रखेंगे, अगर गैस से ये लिक्विड बना तब क्या कहलाएगा इसको? तब इसको बोलते हैं संघनन। तब क्या बोलते हैं? संघनन। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? कंडेंसेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बहुत प्रश्न बनता है यहां से भाई। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से फिर क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, अगर यही सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन गया? गैस बन गया। जैसे आप लोग सुने होंगे, कपूर सुने हैं? कपूर को जलाओ तो पानी बनता है क्या? डायरेक्ट क्या हो जाता है? धुआं निकलता है, मतलब क्या? गैस बन गया। तो कपूर का जलना क्या कहलाया? क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। क्या कहलाया? सब्लिमेशन कहलाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कपूर को जलाने पर गैस बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपूर को जलाना कौन सी प्रक्रिया है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ध्यान में रखेंगे, या ऊर्ध्वपतन भी बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं हिंदी में। ठीक, ध्यान में रहेगा। चलिए, अगर अब गैस को हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई चीज गैस से क्या बन गया? सॉलिड बन गया। जैसे इन जनरल आप देखे होंगे, कहीं कहीं रावड़ा जैसा जमा रहता है, देखियो रावड़ा जैसा चीजें जी, मतलब जैसे लोहा है ना? लोहा, लोहा को अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? वो रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग होता है, जंग लगता है। क्यों लगता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है तभी लगता है। अगर ऑक्सीजन को नहीं रखूंगा तो जंग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो वही जो गैस है क्या बन रहा है? सॉलिड फॉर्म में बन जा रहा है, बदल जा रहा है ना? और क्या बन जा रहा है ना? कुछ जमा हो जा रहा है वहां पे। उसी को क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का जमा हो जाना लोहा में, हम क्या बोलते हैं? उसी को रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं ना? तो लोहे का जो जंग लगता है ना, वो एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल है ना? तो गैस से क्या बना? वो सॉलिड में बना। और इसका मतलब वहां क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हुआ, जमा हुआ। जंग लगा ना, तो कुछ चीजें क्या हुआ? जमा हुआ। डिपोजिशन, डिपोजिशन को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, अपर्दन। जमना तो नहीं कहेंगे, अपर्दन। अपर्दन नहीं कहेंगे डिपोजिशन को। हाँ, इसमें तो लिखा भी नहीं है मेरे नोट्स में। देखो, डिपोजिशन को क्या बोलते हैं? जमाव बोलना चाहिए। जमाव, किसी चीज का क्या हो रहा है? जमाव हो रहा है। संलयन बोलते शायद, नहीं नहीं, निक्षेपण। ठीक, निक्षेपण। डिपोजिशन को क्या बोलते हैं? निक्षेपण कहते हैं।
तो ये पूरा ध्यान में रखना है ना, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में क्या क्या अंतः क्रियाएं होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आपको पूछेगा कपूर का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? क्या विधि होना चाहिए? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। कपूर का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। ध्यान में रहेगा। चलिए कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखिएगा, मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं, बिल्कुल इसको समझना है, एग्जाम में ये बहुत पूछता है भाई, ध्यान में रखेंगे। जल के बारे में थोड़ा सा देखिए। जल मतलब H2O। जल मतलब क्या? H2O। इसका बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। गलनांक। ये तो पिघलना कोई क्या बोलता है जी? गलना ही बोलते हैं। पिघलना कोई क्या बोलते हैं? गलना बोलते हैं। तो याद रखना, एक होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक। ठीक है, यहां पास आएगा आपका क्या? ये मेल्टिंग हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में बदलना मतलब मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, लिक्विड से गैस में बदलना मतलब क्या मिलेगा? बॉइलिंग पॉइंट। वाष्पीकरण जब होगा तो तब क्या मिलेगा आपको? बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, कितना होता है जल का क्वथनांक? 100 डिग्री सेल्सियस। गलनांक कितना होता है? कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। समुद्र को देखे हो? समुद्र कई जगहों पर ऐसे मिलेंगे जहां 0 डिग्री सेल्सियस तो है, परंतु वो अभी भी बर्फ नहीं बना है। ध्यान में रखना। मैं अगर बात करूंगा समुद्र की बात करूंगा तो समुद्र 0 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या नहीं बनता है? बर्फ नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए क्यों? क्यों? लवणीय होने के कारण। क्यों? क्योंकि समुद्र में क्या मिला रहता है? नमक। और नमक क्या है? जल में क्या है? अशुद्धि है। नमक क्या है? जल में अशुद्धि है। मतलब सिंपल सी बात है, अशुद्धियां मिलाने पर उसका जो है ना गलनांक है वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अगर मैं किसी चीज में क्या कर दूं, है ना, जैसे बर्फ का गलनांक कितना बताया आपने? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं अशुद्धियां मिला दूं 0 डिग्री तापमान पर, उसको क्या होना था? जम जाना था, समुद्र को जम जाना था, पर अशुद्धि मिला दिया तो जमा क्या? नहीं जमा। कारण अशुद्धि मिला, है ना। तो मुझे बताइएगा समुद्र का गलनांक पॉइंट सामान्य जल के, शुद्ध जल के तुलना में गलनांक पॉइंट कम है कि ज्यादा है? क्या है? कम है। क्या है? कम है। ध्यान में रखेंगे। ये जब तक माइनस में नहीं, माइनस मतलब कम हुआ ना भाई, 0 डिग्री है, इसको अगर -10 डिग्री में किया तब ये जम रहा है, मतलब कम कौन है? माइनस कम हुआ ना। तो कहने का मतलब है जब भी अशुद्धियां मिलेगा गलनांक क्या होंगे? कम हो जाएंगे। गलनांक क्या हो जाएंगे? मतलब उसको और टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा? जमेगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक क्या हो जाते हैं?
कम हो जाते हैं। अशुद्धियां मिलाने पर क्या हो जाता है? गलनांक कम हो जाते हैं। क्लियर? नोट करके रखिए इसको, एकदम पॉइंट को नोट करके रखिएगा। अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक। अगर मैं, है ना, अगर मैं किसी, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में होगा, अगर मैं किसी लिक्विड में क्या मिला दूं? अशुद्धि मिला दूं। किसी लिक्विड में क्या मिला दूं? अशुद्धि मिला दूं, तब क्या होगा? इसका क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? घटे। जैसे तेल है, तेल जलता है, तेल में मैं पानी मिला दूं, तब यार तेल में पानी मिलता नहीं है, दूसरा चीज बताओ कुछ। दूध और पानी। दूध और पानी, है ना। दूध में अगर मैं पानी को मिला दिया, मुझे बताइएगा दूध को उबलने में ज्यादा टाइम लगता है तो केवल देखिए, एक में दूध को चढ़ाया, एक में दूध और पानी को चढ़ाया, जल्दी कौन उबलेगा? दूध और पानी। नहीं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। एक दूध पानी है और एक केवल दूध है, पानी है। भाई दो जार लिया मैं, दो जार लिया, एक में क्या है? पानी है, एक में क्या है? मिल्क प्लस वाटर है। थोड़ा अंग्रेजी भी बोलना पड़ता है, ठीक है। बताइए, पानी जल्दी उबलेगा। करके देखना, करके देखना। पहले कौन उबलेगा? पानी उबलेगा, उसके बाद ये उबलेगा। दोनों को एक साथ एक आंच में रख के देखना। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक क्या है? क्या है? ज्यादा कम है। है। इसका क्वथनांक क्या है? ज्यादा है भाई। क्वथनांक ज्यादा होगा तो लेट से उबलेगा, है ना। जैसे पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक कितना है? 100, लगभग अप्रोक्सीमेट लिख लिया, 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्या मिल गया इसमें? कुछ चीजें मिल गया। मतलब अगर अशुद्धियां मिलेगी तब क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अशुद्धियां मिलेगा तो गलनांक क्या होगा? कम होगा। याद रहेगा? एग्जाम्पल याद रख लेना भाई। अशुद्धियां मिलेगा तो, है ना, क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, और अशुद्धियां मिलेगा तो गलनांक हमेशा क्या होगा? कम होगा। ये इस एरो को याद रख लेना, फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। या ऐसे ये जी हो गया, ये के हो गया। जी क्या होता है? कम होता है। के क्या होता है? बढ़ता है। जो याद रखना है आपको याद रख सकते हो, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए, अब आपको पूछेगा, है ना, जैसे आपको पूछा जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऑप्शन दिया 273 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 473 केल्विन और 573 केल्विन। 273 केल्विन। क्या होगा आंसर? 200 273। पक्का? देख लो भाई। जी सर। चलिए, तो एक फॉर्मूला बताता हूं, इसको नोट कर लिए क्या? चलिए, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, मतलब किसी चीज को सेल्सियस से किस में बदलना है? अच्छा, तापमान का यूनिट क्या होता है? तापमान की इकाई क्या होता है? फ़ारेनहाइट। इकाई, तापमान का इकाई क्या होता है? किलोमीटर। केल्विन होता है। हाँ, किलोमीटर होता है, ठीक है। तापमान का इकाई क्या होता है? केल्विन होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको एक चीज यहां ध्यान में रखना, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो, सेल्सियस में तापमान दिया हो, फ़ारेनहाइट में दिया हो, या किस में दिया हो, मतलब सिंपल सी बात है, ऊष्मा को किस किस से नापते हैं?
तो आपको किस किस से नापते हैं? सेल्सियस से नापते हैं, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? केल्विन बोलते हैं। तो इसमें यूनिट कन्वर्जन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट कन्वर्जन, फ़ारेनहाइट लिया मैंने, सेल्सियस लिया मैंने, और क्या लिया? केल्विन। बदलना है इसको किसमें? किसी को किसी में भी इंटरचेंज करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में क्या करो? 32 जोड़ दो और 180 से डिवाइड कर दो, बराबर क्या हो जाएगा? सेल्सियस डिवाइड बाई 100, केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला को नोट करो और याद कर लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। किसी भी चीज का सेल्सियस, केल्विन किसी भी चीज में पूछे तो आपको ये चीजें बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता सकते हो आप? हाँ, कर लोगे ना इससे? जी सर। ठीक है। नहीं, फ़ारेन सेल्सियस तो ज्यादा आएगा, फ़ारेनहाइट का माइनस में रहेगा, ये माइनस, दोनों माइनस में ही रहेगा ना, प्लस का कोई योगदान नहीं है। ठीक है। एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इक्वल टू, है ना, सेल्सियस डिवाइड बाई 100 इक्वल टू केल्विन डिवाइड बाई 273। ठीक है, क्लियर? जल का सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होता है? हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन में या तो 3.98 मिलेगा या तो 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। नोट करके रख लो भाई, जल का सबसे ज्यादा घनत्व। क्यों? घनत्व किसका ज्यादा होता है? सॉलिड का होता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही होता है ना। तो जब वो सॉलिड फॉर्म में बनते रहेगा तभी उस समय उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ठीक है, याद रखना। जल का सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है? डेंसिटी, है ना, सबसे ज्यादा डेंसिटी का कब होता है? जब 3.98 या फिर एग्जैक्ट तो वैसे 4 डिग्री सेल्सियस ही, वैसे ज्यादातर 4 डिग्री सेल्सियस ही पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन बनाइए। जल का सर्वाधिक घनत्व कितने केल्विन में होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व कितने केल्विन में होता है? चार डिग्री लेकर चलना है ना। चलिए बनाइए। एग्जाम में यही क्रिएटिविटी करवाता है ना वो आप लोगों से। डायरेक्ट आजकल नेचर बदल गया, डायरेक्ट प्रश्न पूछो। 4 डिग्री नहीं पूछेगा, 4 डिग्री सेल्सियस, वो पूछेगा सीधा किसमें? या तो केल्विन में पूछेगा या तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा। अच्छा हाँ, आप लोग क्या बता रहे थे? इसका आंसर क्या हो गया? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 273। है? अरे भाई, जल का क्या पूछा था मैं? क्या पूछा था? क्वथनांक पूछा था ना मैं। जल का क्वथनांक कितना केल्विन होगा? तो ये देखो, C बराबर 100 बराबर K माइनस 273 डिवाइड बाई 100। ये 100 कट गया। C का मान कितना है? 100 है, बराबर कितना हुआ? K माइनस 273। तो K बराबर कितना हुआ? आया? आया ना? जोड़ना घटाना ही तो करना है यार, आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चलिए, कितना आ गया? 273 में 4 जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। 277। फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो जल का सर्वाधिक घनत्व कब होगा? जब ये 277 क्या होगा? केल्विन होगा। सिंबल के यूज करते हैं ना, याद रखना। इसका चिन्ह क्या है? केल्विन का के है। सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं। फ़ारेनहाइट को तो एफ ही लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ ही लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है मैडम आपको? साइंस वाले नहीं हो तो ये तो वो चीजें जो हर एग्जाम में आती, इन जनरल। शिक्षक भर्ती में बिल्कुल ये सब प्रश्न पूछते हैं।
ये एकदम कॉमन फैक्टर है ना, जो हर एग्जाम पूछता है, इन जनरल प्रश्न है भाई। ठीक है, क्लियर। चलिए मिटाओ। अच्छा आंसर तो बताओ। आंसर तो बताओ जी। सर 277। 277 जो बोले अभी। 277 किसका पूछा था मैं? फ़ारेनहाइट में पूछा हूं भाई मैं। फ़ारेनहाइट में पूछ। थ्री 360 आ जाएगा सर फ़ारेनहाइट में। एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? देखो भैया, ए माइनस कितना है 32 डिवाइड बाय कितना 180 कितना है सी डिवाइड बाय 100। तो कुछ नहीं करना है, मान रखना है, एफ निकालना है तो एफ को यथावत रहने दो, एज इट इज रहने दो ना एफ को, है ना। 180 बराबर सी का मान कितना रखना है 4/100, 4 एकम 4 25 हो गया, 5 पंचे 25, 5 तिया 15 और 5 6 का 30 आया। ठीक है, अब ये क्या हो गया 36/5, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा एफ माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा 36/5। इधर मैंने इसको पक्षांतर कर दिया। ठीक है, इतना तो जानते होंगे ना आप लोग। 36/5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए 36 प्लस 5 दूने 10, 5 तिया 15 और 1 16/5 कितना आ गया, कितना हो गया 6 6 3 196/5, है ना। 5 तिया 15, कितना बचा 4 बचा, 5 निया 45, 1/5 या 39.025। 1/5 को लिख 0.2 0.2 20 पंचे 100 होता है ना, तो 39.20 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो यहां पास मान रखना है, अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो यहां पास मान रखना है। जिसको निकालना है उसको एज इट इज रखना है। सी निकालने बोला तो सी को ही रखना है सेल्सियस, केल्विन निकालने बोला तो के को ही रखे रहना है। जिसका मान दिया है वही रखना है उसमें। ठीक है, जिसको निकालने बोला है उसका नाम या तो एफ होगा या तो सी होगा या तो के होगा। समझ में आया ऑनलाइन आप लोगों को? यस जी सर। सर। चलिए, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के तत्व होते हैं सर तत्व? 3 हाँ, प्रकार। धातु, मेटल, धातु, अधातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और क्या हो गए अर्धधातु। उपधातु। हाँ उपधातु बोलते हैं, ये हिंदी का थोड़ा सा लोचा है, क्या बोलोगे उपधातु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, उपधातु ध्यान में रखना है। धातु क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। तो मैं डायरेक्ट अब बताता हूं, है ना। धातु मेलेबल होते हैं, आघात वर्णीय। आघात वर्णीय मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये धातु है, जैसे कोई भी चीज अगर ये धातु है तो इसको मैं पीटूंगा तो ये क्या बन जाएगा सीट बन जाएगा। समझ में है? तो उसको बोलते हैं क्या आघात वर्णीय। धातु क्या होते हैं आघात वर्णीय होते हैं, आघात वर्णीय होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं मेलाबिलिटी। अब आपको पूछेगा किस धातु का मेलाबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, किस धातु को पीटने पर वो सबसे पतला फॉइल जैसा बन सकता है, कौन सा धातु है? एग्जाम में ये पूछता है किस धातु का आघात वर्णीय ज्यादा होता है। आघात वर्णीय बोलते हैं ना, वर्धनीय बोलते हैं, आघात वर्धनीय। किस धातु का आघात वर्धनीय? अरे भैया पहनते हैं कान में, गले में पहनते हैं, थोड़ा सोना पीटो देखो इतना पतला पतला फॉइल बन जाता है उसका,
तो सबसे ज्यादा फॉइल किसका होगा, सबसे ज्यादा आघातवर्धनी किसका होगा, सोना का होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, जो धातु होता है वो तन्यता होता है। धातु क्या होता है, तन्यता। तन्यता मतलब डक्टाइल, और डक्टाइल का मतलब खींचना। तन्यता, तानना। कौन ज्यादा सबसे तनाता है, सोना। कौन, बिल्कुल सोना। कौन है सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु का है, तो किसका है, सोना का है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे धातु क्या होते हैं, उष्मा। धातु क्या होते हैं, विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कंडक्टर होता है, चालक होता है, सुचालक नहीं, चालक लिखो। धातु क्या होते हैं, चालक होते हैं। चालक मतलब, चालक मतलब जिसमें विद्युत का सब प्रवाह होता है। हाँ, विद्युत का जिसमें प्रवाह होता है, तो ये चालक होते, विद्युत का चालक होते। ध्यान में रखना धातु। ठीक है, कौन सा धातु है जिसका सबसे ज्यादा चालकता होती है, चांदी। चालकता, तांबा। चांदी का। तांबा। तांबा है सर। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। याद रख लेना भाई, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। ठीक, सबसे ज्यादा चालकता किसका होता है, सिल्वर का। सिल्वर मतलब चांदी, फिर तांबा, है ना। पर चांदी को यूज करते नहीं है हम लोग। चांदी को बिक जाएगा, भारत देश बिक जाएगा, उपलब्धता भी तो होनी चाहिए उतना, और दूसरा महंगा है, कॉस्टली है, और उपलब्ध भी उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, कॉपर है जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कॉपर है ना। सीजीपीएससी वाले बताएंगे तांबा सबसे ज्यादा कहाँ उपलब्ध है और कौन सबसे ज्यादा इसका उत्खनन करता है। खेतड़ी, राजस्थान। राज्य का नाम बता रहा हूं भाई, सबसे ज्यादा राजस्थान। उत्खनन कौन करता है, और सबसे ज्यादा उपलब्धता कहाँ है, भंडारण। तांबा भंडारण तो कल ही बताया हूं मैं, एमपी में। कहाँ है, एमपी में सबसे ज्यादा। याद रख लेना, आप लोग भी सुन लो, तांबा का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है, एमपी में है। उसका पड़ोसी राज्य क्या करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कौन, राजस्थान। ठीक है, याद रखना। गोल्ड, गोल्ड कहाँ है सबसे ज्यादा, कर्नाटक। उत्पादन भी कौन करता है, कर्नाटक करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए चौथा, कठोर धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सॉलिड। सॉलिड। हार्ड, सॉलिड। सॉलिड ना बोलेंगे भाई, हार्ड। कठोर, हार्ड, हार्ड होते हैं। ठीक, ये सब ये नहीं होगा। अधातु न तो आघातवर्धनी होते हैं, न ही तन्य होते हैं, न ही चालक होते हैं। ये क्या होते हैं, भंगुर। चालक नहीं होते हैं। याद रखना, चालक नहीं होते, कौन, अधातु। सब में नहीं नहीं आ जाएगा, सब में क्या जाएगा, नहीं नहीं आ जाएगा, इसलिए टेबल फॉर्म में रखिए इसको। ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, क्या बता रहा था मैं, कठोर। सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है, सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है, हीरा। कार्बाइन। कार्बाइन नया नया खोज हुआ है ये, ध्यान में रखना। उसके बाद प्लेटिनम, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है भाई, प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद हीरा, हीरा के बाद टंगस्टन। याद रख लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट कम से कम 10 बार यही प्रश्न आया होगा, है ना। कार्बाइन को तो अभी तक नहीं दिया है ना। पूछा है हीरा, टंगस्टन, सोना और लोहा में सबसे ज्यादा कठोर कौन है, तो कौन हो जाएगा, हीरा। टंगस्टन, सोना, चांदी, जवाहरात, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कठोर कौन है, टंगस्टन। क्वेश्चन कम से कम 10 बार यही बने हैं। ठीक, क्लियर, ध्यान में रखेंगे। तो इस पोर्शन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है यहां से बनता है और यहां से बनता है, इन दोनों से बहुत कम बनता है। ध्यान में रखेंगे, इन दोनों से सबसे ज्यादा प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है,
अधातु के बारे में कुछ पढ़ने की, अच्छा कौन कौन से धातु है, तो यही सब धातु है, नाम तो देख रहे हो ना, ये सब क्या है, धातु है। अधातु, अधातु में कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं, टेबल्स देखे हो आप लोग, लकड़ी। पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल जी, हाँ। जी सर, पी जी सर। अधातु में क्या आ पी जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अधातु है, ये सब क्या है, अधातु है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मुझे बताइएगा धातु में प्लस आयन रहेगा कि माइनस आयन रहेगा, और अधातु में प्लस आयन रहेगा कि माइनस आयन रहेगा, चार्ज, चार्ज आवेश, आवेश बोलते हैं ना, धन आवेश धातु में इसमें प्लस रहेगा रहेगा और ऋण सर, आवेश इसमें रहेगा। टाइम हो गया क्या, धातु में प्लस और माइनस अधातु में। बिल्कुल सही। धातु में क्या रहता है, धन, अधातु में क्या रहता है, ऋण। लिख लो भाई, धातु ऋण, धातु धन विद्युत होता है और अधातु क्या होता है, ऋण विद्युत होता है, ऋण विद्युत। हाँ, धन विद्युत तत्व कौन है, धातु है, ऋण विद्युत तत्व कौन है, अधातु है। प्रश्न ऐसी छोटी छोटी चीजों को मिलकर बनते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुझे बताइएगा आपके शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलेगा, ऑक्सीजन किस में आएगा, ऑक्सीजन है तो लिख दिए हूं क्या, अधातु में आता है सब, है ना। मिलेगा। मुझे बताइए आपके शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मौजूद है, ऑक्सीजन अधातु। तत्व का नाम बता रहा हूं भाई मैं, अधातु रहेगा सर, ऑक्सीजन। एलिमेंट, ये तो लिखा हुआ है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा होगा आपके शरीर में, ऑक्सीजन। कैल्शियम। चलिए चलिए बताइए जल्दी, सर आयरन है। शरीर में आयरन रहता है, रहता है आयरन शरीर में, जी सर, थोड़ी मात्रा में रहती है। थोड़ी मात्रा में तो। कुछ मत याद करो, शरीर में पाए जाने वाले तत्व, शरीर में पाए जाने वाले तत्व, शरीर में पाए जाने वाले तत्व, कुछ याद मत करो, OCH, OCH, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, बस। सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, ऑक्सीजन, फिर क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका मिलेगा क्या, नाइट्रोजन, इसके बाद क्या मिलेगा आपका, नाइट्रोजन। आपको परसेंटेज नहीं पूछता है, फिर भी अगर लिखना है तो लिख सकते हो, लगभग 65 से 70% ये मिलता है, कार्बन मिलता है 18 से 20% ये मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है ना, 10% के आसपास हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। परसेंट नहीं पूछता है, उतना जरूरत नहीं है। अब आपको पूछेगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व और भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व। भूपर पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व ज्यादा मिलेंगे, ऑक्सीजन, मैंने बताया था 3 लेयर, याद कीजिए पृथ्वी का 3 लेयर, ये क्या था, ऊपर पट्टी। सियाल, ये क्या था, सीमा, ये क्या था, नीफे, ये क्या था, नीफे, सियाल, सीमा और नीफे, सियाल, सीमा और नीफे, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व है, ठीक है। 3 लेयर है पृथ्वी के, है ना। बाहर लेयर सियाल है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, मध्य लेयर में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, आंतरिक लेयर में क्या पाया जाता है, नीफे, निकल है, निकल, नियॉन मत लिख दो, निकल, ठीक है, निकल और फेरस, फेरस मतलब आयरन, फेरस मतलब आयरन, लोहा, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोहा, इसकी मोटाई सबसे ज्यादा है, ध्यान में रखिए, उसकी मोटाई ही ज्यादा है, सबसे कम मोटाई तो यही है,
लोहा, लोहा के बाद क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। लोहा के बाद क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोहा, लोहा आयरन भी बोलते हैं ना, आयरन भी ये रख लेना भैया, नोट कर लेना आप लोग, आयरन। भूपर पट्टी मतलब धरातल, भूपर पट्टी मतलब धरातल। धरातल पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? सिलिकॉन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेगा। फिर जाके आपका मिलेगा आयरन। फिर जाके आपका क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोहा है ना और ऑक्सीजन, इसको पकड़ के रखना है। लोहा और ऑक्सीजन को पकड़ के रखना है। ठीक है, आयरन कितना है? लगभग लगभग आयरन डाटा नहीं पूछता है, 34%। कितना? 34 बताया था। 46% तो ऑक्सीजन है जी, 46% ऑक्सीजन है। 46%, 28%। ठीक है, ये आपका 18% होगा, नहीं 13% है क्या? 13%, 8%। ठीक है, 34% क्या है आपका? लोहा मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा लगभग 26%। ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 26%। पृथ्वी की बात कर रहा हूं ना मैं। सिलिकॉन लगभग ये ज्यादा नहीं मिलता है, 18% कुछ है, 18 या 13, जो भी परसेंट नहीं पूछता है आज के डेट में। बस याद रखना है तो पहले वाले का बस परसेंट याद रख लो। वातावरण देखे हो? वातावरण क्या दिखता है? वातावरण में, वातावरण में क्या दिखता है? ये तो धरातल हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये आपका शरीर हो गया, है ना। वातावरण में क्या मिलता है जी? वायु मिलता है। वायु या इसी को क्या बोलते हैं? वायु मंडल भी कहते हैं। वायु और वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? हाँ, सबसे ज्यादा क्या मिलता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियॉन, फिर Neon. कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं आर्गन, आर्गन, नियॉन नहीं, सर आर्गन, आर्गन। आर्गन। ठीक है, आर्गन। और आर्गन क्या है? आर्गन क्या है जी? हेलोजन गैस है। आर्गन क्या है? हेलोजन गैस है। ध्यान में रखेंगे, आर्गन क्या है? हेलोजन गैस है। ध्यान में रखेंगे। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 28% है ना। ये कितना? 0.93% है, और ये कितना है? 0.03% है। बस इतना याद रखना है। तो देखिए, मैंने बहुत सारा डाटा बता दिया, सबको याद रखना, काफी टाइम हो चुका है ना। नेक्स्ट क्लास स्लो हो जाएगा फिर। ठीक है, इतना बिल्कुल करिएगा। ठीक है, आप लोग अग्निवीर वाले आ जाइएगा ऑफिस में। ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ी देर में हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे भाई। ठीक है, ओके सर। सर आज हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हैं? मुझे भी पता नहीं। बौद्ध धर्म। ठीक है।